Okay, so good morning everyone. So we are going to start with CA इंटर लॉ पेपर. ठीक है. पेपर नंबर कौन सा है? एनी आइडिया? सेकंड. ओके. ग्रुप वन, पेपर नंबर टू. तो तुम लोगों ने कुछ सिलेबस वगैरह गो थ्रू किया है? काफ़ी दिन से क्लासेस में आ रहे हो दूसरे सब्जेक्ट्स के, है ना? कितने दिन से क्लासेस में आ रहे हो? एक हफ्ता हो गया है. ओके. तो सिलेबस वगैरह के बारे में आइडिया है थोड़ा सा? ओके. क्या बोल रहे? सिलेबस आपका चेंज हुआ है और न्यू सिलेबस विल बी एप्लीकेबल. ठीक है. एंड वी विल बी प्रिपेयरिंग फॉर नवंबर 24. ठीक है. वी विल बी प्रिपेयरिंग फॉर नवंबर 24. सो बिफोर स्टार्टिंग विद द सेशन थोड़ा बहुत पेपर के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, है ना? सी इंटर में कितने सब्जेक्ट्स? 6. वेरी गुड. कौन कौन से नाम याद हो गए? एडवांस अकाउंट्स. ओके. कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज. कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज. देन टैक्सेशन इज देयर इन ग्रुप वन. टैक्सेशन में दो पेपर है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. तो इनडायरेक्ट टैक्स से क्लास स्टार्ट हुआ है. ओके. देन ग्रुप टू में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, है ना? नेक्स्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. और जो नेक्स्ट पेपर है दैट इज ऑफ ऑडिट. ठीक है. अच्छा. तो अभी तुम लोगों का एफएम स्टार्ट हुआ है और जीएसटी स्टार्ट हुआ है. दो पेपर स्टार्ट हुआ है अभी. आज अपन थर्ड पेपर स्टार्ट कर रहे हैं. सो लॉ वाला जो पेपर है आप लोग फाउंडेशंस में भी पढ़ के आते हैं. अब देखो इंटर में आए हो ना, तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो फाउंडेशंस में नहीं पढ़े बिल्कुल नए. टैक्स का पेपर इज देयर, देन एफएम का पेपर, कॉस्ट का पेपर, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ऑडिट. ठीक है. ये सारे कॉस्टिंग, अकाउंट्स तो फाउंडेशन में पढ़ा है ना? अच्छा, बिल्कुल चेंज है. ओके. तो एडवांस अकाउंट्स और अकाउंट्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है ना? अब एक्चुअली में अकाउंट्स पढ़ते कैसे ना, वो आप लोग को सीखने को मिलेगा एट इंटर लेवल. पढ़ाई तो इंटर से ही चालू होती है. इज इट क्लियर? ओके. अच्छा, फिर इस पेपर में अभी पेपर नंबर टू में आप लोगों को पढ़ाऊंगा कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज. तो बेसिकली इस पेपर में दो पार्ट्स है. फर्स्ट वन इज ऑफ कॉर्पोरेट लॉ. ठीक है. अब कॉर्पोरेट लॉ में आपको तीन मॉड्यूल है. ठीक है. तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होना चाहिए, कॉर्पोरेट लॉ का मतलब क्या? लॉज विच आर एप्लीकेबल ऑन कॉर्पोरेट्स. नो, लॉज विच आर एप्लीकेबल ऑन बॉडी कॉर्पोरेट्स. ठीक है. लॉज रिलेटिंग टू बॉडी कॉर्पोरेट. इज इट क्लियर? तो बॉडी कॉर्पोरेट में यहाँ पे आपको दो लॉज एप्लीकेबल है. दो बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर एप्लीकेबल लॉज आपको यहाँ पे एप्लीकेबल है. पहला है कंपनी लॉ एंड दूसरा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप लॉ. ठीक है. तो ये आपको कवर करेगा कितना मार्क्स? 70. ठीक है. बाइफर्केशन एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं, मॉड्यूल वन एंड मॉड्यूल टू ये दोनों कंपनी लॉ का पार्ट है. ये 60 मार्क्स कवर करेगा. फिर मॉड्यूल थ्री है आपको लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008. सर, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 वाज आल्सो देयर एट फाउंडेशन लेवल, है ना? तो एडवांटेज रहता है थोड़ा सा. ठीक है. फाउंडेशन लेवल में भी आप लोग काफ़ी सारे प्रोविजंस पढ़ के आते हो. किससे रिलेटेड? एलएलपी से रिलेटेड. तो वहाँ पे जो पढ़ा यहाँ पे काम आएगा ही आएगा. इज इट क्लियर? कुछ और सेक्शंस ऐड ऑन हुए इंटर लेवल पे, अदरवाइज द रेस्ट ऑफ द पार्ट इज सेम जो आप लोगों ने कहाँ पढ़ा ऑलरेडी, फाउंडेशंस में. फिर अदर लॉज में देखिए तीन चैप्टर्स है और 30 मार्क का है. ठीक है. तो ऑन एन एवरेज कितना बैठता है अभी? 10 मार्क्स फॉर
ईच चैप्टर, ठीक है। अब अदर लॉज में एक है आपको जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897। तो जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 इज वन ऑफ द जनरल लॉज। क्या है ये? इज वन ऑफ द जनरल लॉज। अब सर जनरल लॉज क्या होता है? तो जनरल लॉज के लिए आप ऐसे समझ सकते हो जिसका इन जनरल एप्लीकेबिलिटी है सब पे। आपने अभी देखा कॉर्पोरेट लॉ में, कॉर्पोरेट लॉ का एप्लीकेबिलिटी होगा किस पे? ओनली ऑन बॉडी कॉर्पोरेट्स, ठीक है, ओनली ऑन बॉडी कॉर्पोरेट्स। जनरल लॉज विल बी एप्लीकेबल ऑन ऑल इन जनरल, मतलब तेरे पे भी, मेरे पे भी, कंपनीज पे भी, फर्म पे भी, ट्रस्ट पे भी, सोसाइटी पे भी, एओपी पे भी, या कोई भी दूसरा बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर भी। मेरी बात समझ में आ रहेगा? जिसका इन जनरल एप्लीकेबिलिटी है, जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897। फिर आपको है चैप्टर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूट। इंटरप्रिटेशन वर्ड सुना है पहले फाउंडेशन पढ़ाते समय? अभी तुम लोगों ने फाउंडेशन मेरे से पढ़ा है तो इंटरप्रिटेशन वर्ड तो सुना रहेगा। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या था? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इंटरप्रिटेशन? अंडरस्टैंडिंग द ट्रू इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर। क्या मतलब है इसका? अंडरस्टैंडिंग द ट्रू इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मतलब लॉ। स्टैचूट का मतलब क्या होता है? रिटन लॉ, है ना। आज कितने बजे उठा तू? कितने बजे उठा? यहाँ पे बर्फ गिर रही है क्या? हटा के बैठने का इसको। हाँ, कितने बजे उठा? 7:30 बजे सुबह। सोने क्यों नहीं गया 7:30 बजे सुबह? हैं, ये कैसी बातें कर रहे हो? पहली क्लास। रात को सोते सुबह उठते ना, कि सुबह सोते रात को उठते? नो, इन जनरल अगर अपन बात करें रात को सोते सुबह तो लॉ हो गया ना। हाँ, सुबह के खाना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, अभी क्लास में आए हो, प्रॉपरली बैठे हो, मेरी बात सुन रहे हो, ये सब क्या है? लॉ है। पर कहीं लिखा हुआ है क्या? नहीं। अगर लिखा हुआ हो तो स्टैचूट। सिलेबस में अपन क्या पढ़ते हैं, लॉ या स्टैचूट? स्टैचूट पढ़ते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है? आप जो अभी सिलेबस में पढ़ रहे हो क्या पढ़ोगे? स्टैचूट पढ़ रहे हो। स्टैचूट का मतलब होता है रिटन लॉ, ठीक है। लॉ के बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं। लॉ के बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं। भाई दिवाली पे पटाखे फोड़ रहे, होली पे कलर से खेल रहे, ये भी तो लॉ है। एक कस्टम बहुत सालों से फॉलो किया जा रहा है, वो भी तो लॉ है। पर कहीं लिखा नहीं है तो वो स्टैचूट नहीं बनेगा। जिस दिन लिख दिया वो क्या बन गया? स्टैचूट। ये दोनों जो एक्ट है ना तुमको, जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूट, मैं बोलता हूँ ये माइलस्टोन एक्ट है। ये दोनों चैप्टर पढ़ के तुमको समझ में आएगा कि भाई लॉ पढ़ना कैसे है। आप एक्चुअली में क्या कर रहे हो? यहाँ पे लॉ पढ़ना सीख रहे हो। क्या कर रहे हो? लॉ पढ़ना सीख रहे हो। कौन से दो चैप्टर्स? जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 एज वेल एज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूट्स। फिर थर्ड जो आपको दिया हुआ है वो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। अब है क्या समझो, थर्ड जो चैप्टर ना, वो एक्चुअली में वो जो एक्ट है बहुत वास्ट है अपने आप में, लेकिन आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पोर्शन इज गिवन। तो यहाँ पे अपना काम आसान हो गया है। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 3 में फेमा पूरा नहीं गिवन है आपको। कंपनी लॉ भी आपको पूरा गिवन नहीं है यहाँ पे। आपको याद है मैंने फाउंडेशन में बताया था हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन कंपनीज एक्ट 2013? हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर? If anyone can reply, how many sections are there in Companies Act 2013? Okay, dues 432. Any other answer? 400 से तो ज़्यादा ही था, बहुत बढ़िया। 470 sections were there, है ना। तो आउट ऑफ 470 sections आपको इंटर लेवल पे पढ़ना रहता है 148 तक, सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 148 तक। तो जो लास्ट चैप्टर ना ये वाला ऑडिट एंड ऑडिटर्स, ये खत्म होगा आपको सेक्शन 148 पे। तो कंपनीज एक्ट भी इंटर में पूरा नहीं पढ़ रहे। तो जैसे कंपनीज एक्ट भी इंटर में पूरा नहीं पढ़ रहे, वैसे ही फेमा भी पूरा नहीं पढ़ रहे।
इज इट क्लियर? अब होता क्या है, कंपनीज एक्ट पूरा आना चाहिए स्टूडेंट्स को एज अ सीए स्टूडेंट। पहले जो सिलेबस का जो अरेंजमेंट हुआ करता था ना, मतलब ओल्ड सिलेबस में, तो उसमें था भाई फाउंडेशन में इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ाया जाता था, इंटर में सेक्शन 1 से लेकर के 148 तक पढ़ाया जाता था, एंड सेक्शन 149 ऑनवर्ड्स फाइनल में पढ़ाया जाता था। लेकिन उसका प्रॉपर पेपर हुआ करता था। अभी क्या हो गया, फाइनल में प्रॉपर पेपर नहीं है, बोलने को है वो, सिर्फ होम बेस्ड एग्जाम होने वाला है फाइनल में लॉ के पेपर का। तो मैं बोलूँ तो सीए करिकुलम में आप जब लॉ अच्छे से पढ़ने वाले हो ना, वो इंटर लेवल ही है, क्योंकि फाइनल में सेल्फ लर्निंग, नहीं सेल्फ असेसमेंट नहीं है, सेल्फ लर्निंग बेस्ड मॉड्यूल्स है। मतलब institute will conduct the classes, you have to attend those classes and you have to write exam sitting back at your home for 2 papers। उसमें से एक पेपर कौन सा है, लॉ भी है। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? तो इंटर लेवल पे हम लोग क्या करने वाले हैं, अच्छे से पढ़ने वाले। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, इंटर में सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट फेल होता है उसमें से एक पेपर है लॉ, दूसरा पेपर है ऑडिट, तीसरा पेपर है टैक्स। क्या बोला मैं, लॉ, ऑडिट, टैक्स। ठीक, क्योंकि तीनों पेपर में फेल क्यों हो रहा है बच्चा, वही लिखने का प्रॉब्लम है। टैक्स में तो, टैक्स तो क्या बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, तो उसमें तो पढ़ने में भी प्रॉब्लम है और लिखने में भी प्रॉब्लम है। लेकिन लॉ एंड ऑडिट वाला जो पेपर है उसमें क्या दिक्कत है, लिखने का दिक्कत है। इज इट क्लियर? पहली क्लास है, पहली क्लास में बता देता हूँ, मैं क्लास में इतना तो तुमको पढ़ा दूंगा कि जब एग्जाम हॉल में तुम जाओगे, पेपर अगर बहुत टफ भी आए ना, बहुत टफ मतलब एक आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के पेपर बनाया इंस्टीट्यूट ने, तो भी 85 मार्क का क्वेश्चन तुमको देखा हुआ रहेगा। कितना? और पेपर अगर एवरेज रहता है ना तो 100 मार्क का पेपर देखा हुआ रहेगा। पेपर देखा हुआ रहना मतलब समझते हो, अभी फाउंडेशन का एग्जाम तुम लोग देकर के आओ, 60 मार्क का क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था पहले दिन, मैंने आपको कहा था। ठीक है, पेपर देखा हुआ कब रहता है, जब हम उन उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड, उस प्रोविजन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हो क्लास में कर लें। ठीक है, तो वो सारा कुछ मैं आपको करा के चलूंगा किसमें, इन द क्लास इटसेल्फ। इज इट क्लियर? तुमको क्या करना है अपने लेवल पे समझो, क्या करोगे, तो जिस दिन जो क्लास में मैंने पढ़ा दिया उस दिन वो रिवाइज कर लेना। देखो फाउंडेशन में आपने इतना सा लॉ पढ़ा है ना, इंटर में इतना वास्ट है। फाउंडेशन में तुमने कंपनीज एक्ट पढ़ा, यहाँ पे कंपनी लॉ पढ़ोगे, तो देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस। फाउंडेशन में क्या पढ़े तुम, अभी तुम देखो फाउंडेशन में तुमने एलएलपी एक्ट पढ़ा, यहाँ पे क्या पढ़ रहे हो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, आगे क्या है, लॉ। तो क्या कन्वे करता है ये, फाउंडेशन में सिर्फ प्रोविजंस पढ़े, यहाँ पे रूल्स भी पढ़ना है। प्रोविजंस तो पढ़ना ही है, प्रोविजंस के साथ रूल्स भी पढ़ना है, तो जो स्कोप है वो क्या हो गया, बहुत वाइड हो गया। एक और चीज़, फाउंडेशन में जो भी लॉ तुम पढ़ते हो ना, बहुत सिंपल प्लेन है उसके जो जो रेफरेंसेस है या जो प्रोविजंस का जो कंटेक्स्ट है ना, वो बहुत प्लेन है। प्लेन मतलब समझते हो, एक बार अगर कोई बच्चा ठीक से पढ़ेगा ना समझ में आएगा। बट इंटर में वो क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इज इट क्लियर? मेरा काम क्या है, जो चीज़ कॉम्प्लिकेटेड है उसको ईजी करना, तुम्हारा काम क्या है, जितना बार रिवाइज कर पाओ उतना बेटर है, एज फार एज दिस पेपर इज कंसर्न। इज इट क्लियर? तो जैसा कि मैंने तुमको बोला कि भाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फेस प्रॉब्लम पर्टिकुलरली इन दिस पेपर वाइल राइटिंग द आंसर्स, है ना। तो ऐसा मुझे लगता है, बाकी सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। एज फार एज दिस पेपर इज कंसर्न, ये जो बैच है ना नवंबर 24, इससे पहले मैंने जितने भी बार पढ़ाया होगा ना, वो मैंने नोट से पढ़ाया रहेगा। ठीक है, आई यूज टू डिज़ाइन नोट्स, गिव इट टू द स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट को उसमें से पढ़ना रहता था। तो वो जो नोट्स होता था ना, वो मॉड्यूल से ही बनता था। नोट्स किससे बनाता था, चाहे वो फाउंडेशन हो, चाहे इंटर हो, चाहे कोई भी दूसरा एग्जाम हो, मॉड्यूल से ही बनता है, मॉड्यूल को ध्यान में रख के बनता है। इस बार हम पूरा का पूरा जो पेपर है ना मॉड्यूल से ही करेंगे। ऐसा क्यों, पूरा पेपर मॉड्यूल से कराऊंगा।
मैं तुमको भी रिकमेंड करूंगा मॉड्यूल ही पढ़ना, पर्टिकुलरली फॉर दिस पेपर, पर्टिकुलरली फॉर ऑडिट पेपर। रीजन बिंग, रीजन ये है बेटा, 100 में से 30 मार्क का जो पेपर है ना आपका, वो एमसीक्यू बेस्ड है। किस पे? एमसीक्यू बेस्ड पेपर है। अब एमसीक्यू बेस्ड पेपर में जो एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या वो वैसे क्वेश्चन आएंगे जैसा हमने फाउंडेशन में किया? आंसर इज नो। यहाँ पे जो तुमको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। इज इट क्लियर? तो सर क्या डिफरेंस है एक नॉर्मल एमसीक्यू क्वेश्चन में और एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में? व्हाट इज द डिफरेंस? एनीवन? भाई किसी बच्चे ने अगर पढ़ा है ना, मतलब मान लो सिलेबस पूरा पढ़ के गया ना, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन कर लेगा। जो पढ़ के गया सिलेबस, जो सिलेबस पढ़ के और समझ के गया ना, वो कर पाएगा केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस। इज इट क्लियर? तो अभी आपको मालूम है कि 6 पेपर में 30% एमसीक्यू है, 70% डिस्क्रिप्टिव है। ठीक है, तो पेपर का पैटर्न इजी हो गया, डिफिकल्ट हो गया? मैं बोलता हूँ डिफिकल्ट हो गया है ना। अभी फोकस होना चाहिए कॉन्सेप्चुअल बेस्ड लर्निंग पे रादर देन लर्निंग पे। तो देयर इज अ डिफरेंस। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? जो भी स्टूडेंट, जो भी टीचर शॉर्टकट पे जाएगा, शॉर्टकट समझते? शॉर्टकट पे जाएगा ना, उसको डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगा। एक और जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है इस पेपर के अंदर, वो है पेपर कंप्लीट नहीं होता बच्चों का, है ना। आपका पेपर ही कंप्लीट नहीं होगा, पर्टिकुलरली फॉर दिस पेपर। मैं तो बोलता हूँ नॉट ओनली फॉर दिस पेपर, इंटर लेवल पे किसी भी पेपर में कंप्लीट नहीं होगा पेपर, जब तक आपका जो राइटिंग स्पीड है वो बहुत फास्ट नहीं है। लॉ का पेपर नहीं होता कंप्लीट, कॉस्टिंग नहीं होता, एडवांस अकाउंट्स नहीं होता, टैक्स नहीं होता। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो देखो, जब मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैंने बोला कि भाई पढ़ाऊंगा मॉड्यूल से, और जैसे भी मैंने एक चैप्टर खत्म किया, तो चैप्टर खत्म करने के बाद ही वी विल बी कंडक्टिंग टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट हम लोग कंडक्ट करेंगे। और इसके बाद मान लो कि भाई फर्स्ट, थ्री, सेकंड, थर्ड, एक तो होगा भाई चैप्टर वाइज टेस्ट हो रहा है, और एक हो रहा है 3 चैप्टर पे टेस्ट हो रहा है। तो 3 चैप्टर पे टेस्ट हो रहा है, और चैप्टर वाइज टेस्ट हम लोगों ने पहले दिया है, तो वापस से वो चीज़ क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। मैं बोलता हूँ कि भाई एग्जाम में जाने से पहले कम से कम भी 5 बार पढ़ लेने का है। क्या? मॉड्यूल। तो जब यहाँ पे जब चैप्टर वाइज टेस्ट भी दूंगा ना मैं, मान लो कोई हाफ एन आवर का टेस्ट है, आधे घंटे का टेस्ट है, उस पेपर को एक्चुअली करने के लिए 45 मिनट्स चाहिए, जिसके लिए तुमको टाइम दिया जा रहा है यहाँ पे कितना? हाफ एन आवर। क्यों? ताकि आपके प्रैक्टिस करवाई जा सके स्पीड पे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इटसेल्फ, है ना। एक और चीज़ मैं तुमको बताता हूँ, स्पीड बच्चे की अपने आप बढ़ जाती है, ऐसा मेरा मानना है, अगर उस बच्चे को आंसर बहुत अच्छे से आता है। जो भी पेपर में तुमको आंसर्स अच्छे से आता है ना, उसमें ऑटोमेटिकली तुम्हारा पेपर कंप्लीट होता है। आंसर्स अच्छे से आते हैं मतलब एक ही एग्जाम हॉल के अंदर अपन कम टाइम स्पेंड कर रहे हैं किसके ऊपर? सोचने के ऊपर। तो वैसा कब होगा? क्या हमें बहुत कम टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है सोचने के ऊपर? कब होगा ऐसा? जब हमने उस सिलेबस को 5 बार 6 बार रिवाइज किया रहेगा। सब 5 बार रिवाइज करना बिल्कुल पॉसिबल है। तुम लोग बहुत जल्दी ये क्लास में आ चुके हो, मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? बहुत जल्दी आप लोगों का क्लास स्टार्ट हो गया है। अब बहुत जल्दी अगर स्टार्ट हो गया है तो बहुत जल्दी ख़त्म भी होगा, और जब बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है तो जितना समय तुमको नॉर्मल स्टूडेंट्स को मिलता है ना, उससे डेफिनेटली तुमको 1 मंथ ज़्यादा मिलेगा। किसके लिए? रिवीजन के लिए, है ना। और एक चीज़ और बिल्कुल इंश्योर करना, मान लो कि भाई मेरा सिलेबस, मैं लॉ पढ़ा रहा हूँ, मेरा सिलेबस हुआ जुलाई में कंप्लीट, तो तुम्हारे एंड पे भी जुलाई में ही कंप्लीट होना चाहिए। बच्चों का क्या होता है, टेंडेंसी होता है काफ़ी स्टूडेंट्स का कि भाई एक बार अभी क्लासेस चल रहा है तो सिर्फ क्लासेस करते, रिवीजन नहीं करते सेम टाइम पे,
वेट करते हैं किस चीज़ का, कोर्स कंप्लीट हो जाए। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट मेरा भी सेम टेंडेंसी था, आई वेटेड फॉर द क्लास टू बी कंप्लीटेड, फॉर द कोर्स टू बी कंप्लीटेड। और होता क्या है इसमें, जब सारे सब्जेक्ट्स चलेंगे ना तुम्हारे, इतना ज़्यादा प्रेशर आएगा ना, कोर्स तो कंप्लीट हो गया लेकिन जो पढ़ा ना अब वो रिटेन नहीं है। कोर्स तो कंप्लीट हो गया मेरा, तो जैसे अभी वी आर इन द मंथ ऑफ जनवरी, मैंने बोला कि जुलाई तक ख़त्म करवा दूंगा मेरा सिलेबस। ठीक है, जुलाई से पहले हो जाएगा, मेरा सिलेबस जुलाई तक खत्म हो जाएगा। तो जैसे मेरा खत्म हो रहा है तो तुम्हारे एंड पे भी एक बार पढ़ के खत्म हो जाना चाहिए। अब अगर तुम जुलाई के बाद अगर स्टार्ट करते हो पढ़ना, तो जो चीज़ तुमने जनवरी में पढ़ा है बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको वो कंसेप्ट नहीं आएंगे। तो फिर यहाँ पे जो 6 महीने तुमने क्लास लगाया, जितना फीस तुमने डिपॉजिट किया, वो सब क्या हो गया, ज़ीरो। अब इसमें क्या होता है, कोई बहुत स्मार्ट स्टूडेंट होता है ना, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है ना, कोई ऐसा स्टूडेंट होता है कि बहुत शार्प है, जिसका रिटेंशन पावर बहुत तगड़ा है, वो रिकॉल कर लेगा, वो दोनों ग्रुप भी लिख लेगा, पास भी हो जाएगा। पर जो एवरेज स्टूडेंट है, बिलो एवरेज स्टूडेंट है, खत्म है खेल उसका। तो ऐसा नहीं करने का। ठीक है, रात को 2 घंटे कम सोने का, लेकिन रिवाइज करके सोने का। अगर ये टेंडेंसी से चलते हो, आप इंटर में कभी भी प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे। इज इट क्लियर? एक और चीज़, इनिशियल पेज पे आ जाते हैं। हम पहले देख लेते हैं कि इस पेपर से ICAI हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्टिव टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल प्रोविजंस एंड अक्वायर द एबिलिटी, अच्छे से इसको अंडरलाइन कर लेने का, जब मॉड्यूल आएगा ना अंडरलाइन करने का। अक्वायर द एबिलिटी टू एनालाइज एंड अप्लाई द लॉज इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस। और जब यही तुम फाउंडेशन की किताब में देखा था ना तुमने, तो वहाँ पे लिखा था टू सॉल्व बेसिक, बेसिक वर्ड वहाँ पे यूज हुआ था, एप्लीकेशन ओरिएंटेड इश्यूज। यहाँ पे क्या है, टू acquire the ability to analyze and apply the laws in practical situations। इसका मतलब है सर कि इंटर लेवल पे इस सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज लेवल ऑफ नॉलेज इज रिक्वायर्ड। फाउंडेशन लेवल पे जो आपने लॉ पढ़ा था वो था वर्किंग लेवल ऑफ नॉलेज। वर्किंग लेवल मतलब पता होना चाहिए, है ना। यहाँ पे क्या चाहिए आपको, यहाँ पे एक्सपर्टीज लेवल चाहिए। एक्सपर्टीज लेवल मतलब इंस्टीट्यूट रिजर्व्स द राइट टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम द प्रोविजंस बीइंग कवर्ड इन योर सिलेबस। अब वो क्वेश्चन का लेवल कुछ भी हो सकता है भाई, बेसिक भी हो सकता है, स्टैंडर्ड भी हो सकता है, और बिलो पार लेवल या वो पार लेवल भी हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो यहाँ पे एक्सपर्टीज लेवल चाहिए अपन को मतलब मेरे को भी, और पढ़ाने वाले को तो चाहिए ऑफ कोर्स, पढ़ने वाले को भी चाहिए। इज इट क्लियर? देख लेते हैं एक बार सिलेबस। तो सिलेबस अपना अपना स्टार्ट होता है कंपनीज एक्ट 2013 से, पर यहाँ पे कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ते, अपन कंपनी लॉ पढ़ेंगे, इंक्लूडिंग इम्पोर्टेंट रूल्स। आपको याद है फाउंडेशन में कोई भी रूल्स नहीं पढ़ के आए हो तुम लोग, इंटर में दुनिया भर के रूल्स पढ़ने रहेंगे। ठीक है, एंड ड्राफ्टिंग ऑफ नोटिस, रिजोल्यूशंस एटसेट्रा, नया सब्जेक्ट मैटर है, नहीं समझ में आएगा बताऊंगा। इज इट क्लियर? प्रिलिमिनरी सेम है जो तुम लोगों ने फाउंडेशंस में पढ़ा है। प्रिलिमिनरीज में तुम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रक्चर कंपनीज एक्ट का, देन हाउ कंपनीज एक्ट 2013 हैज इवॉल्व बाय रिप्लेसिंग कंपनीज एक्ट 1956। फिर तुम लोगों ने पढ़ा था व्हाई कंपनीज एक्ट 1956 वाज रिप्लेस्ड, याद है कुछ? फिर तुम लोगों ने पढ़ा था कि कंपनीज एक्ट 2013 किसके ऊपर एप्लीकेबल है। तो कंपनीज एक्ट 2013 वाज एप्लीकेबल ऑन कंपनीज as defined under section 2 clause 20 of Companies Act 2013। फिर तुम लोगों ने एक और चीज पढ़ा था कि Companies Act 2013 is also applicable on
banking companies, insurance companies, and electricity companies. However, however, there are specific set of laws which are governing banking companies, insurance company as well as electricity companies. But in case of any contradiction between the provisions of those special acts and कंपनीज एक्ट, तो क्या प्रिवेल करेगा? स्पेशल एक्ट प्रिवेल करेगा. आई होप ये सब चीज़ें याद है. स्ट्रक्चर में तुम लोगों ने पढ़ा था द एंटायर एक्ट इज डिवाइडेड इनटू 29 चैप्टर्स, 470 सेक्शंस, 7 शेड्यूल्स एंड 95 डेफिनेशंस. याद है? आ रहा है? नहीं याद आ रहा, वापस से कराऊंगा. फिर वहाँ पे हिरार्की मैंने पढ़ाया था. सबसे ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 एडमिनिस्टर कैसे होता है मैंने बताया था आपको. सबसे ऊपर है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के नीचे रीजनल डायरेक्टर्स, 7 रीजनल डायरेक्टर्स कुछ बताया था. उसके नीचे आरओसी, आरओसी इज कॉन्स्टिट्यूटेड स्टेट वाइज. एवरी स्टेट हैव 1 आरओसी एक्सेप्ट महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु जहाँ पे 2 आरओसी है. याद आ रहा है कुछ? फिर एप्लीकेबिलिटी देखा था अपन ने. सेक्शन 1, सेक्शन 1 कवर्स 3 एस्पेक्ट. शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, डेट ऑफ कमेंसमेंट. शॉर्ट टाइटल स्पेसिफाई द नेम ऑफ द एक्ट. एक्सटेंट का मतलब एरिया ऑफ एप्लीकेबिलिटी. डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या था इस एक्ट का? इस एक्ट का डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या था? इफ एनीवन रिमेंबर, 1 सितंबर 2013. तो 1 सितंबर 2013 को ओनली सेक्शन नंबर 1 वाज एप्लीकेबल इफ यू रिमेंबर. फिर 99 अलग सेक्शंस वर नोटिफाइड ऑन. चलो कोई बात नहीं, डोस कोई बात नहीं. तो ये प्रिलिमिनरी तुमने पढ़ा है फाउंडेशंस में. इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू. तो यहाँ पे सेकंड चैप्टर से आपका बेसिकली सिलेबस स्टार्ट होता है. ठीक है, अपन पढ़ेंगे प्रोसेस रिलेटेड टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, है ना, एंड मैटर्स रिलेटेड टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी. उसके बाद प्रोस्पेक्टस. देखो पहले अपन ने कंपनीज एक्ट के बारे में जाना. कंपनीज एक्ट के बारे में जान के फिर अपन कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाते हैं सेकंड चैप्टर में. ठीक है, चैप्टर जो दिया हुआ ना सीक्वेंस में दिया हुआ है. अपने कंपनीज एक्ट के बारे में जाना चैप्टर 1 में. फिर कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाई. कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाने के बाद आप प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज. ठीक है, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज हो सकता है किनका? शेयर्स का और डिबेंचर्स का. फिर कंपनी के पास एक और मोड ऑफ फंड्स अवेलेबल है कि कंपनी डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकता है. अभी डिपॉजिट्स क्या होता है, कैसे एक्सेप्ट होता है, सब बताऊंगा. सिर्फ ऐसा नाम याद रखने का, डिपॉजिट्स करके कुछ बोला था सर ने. फिर है कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू चार्जेस. चार्जेस का मतलब सुना है पहले चार्जेस वर्ड? चार्जेस का मतलब इन जनरल अभी बताऊंगा. क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट. कंपनी अगर कोई बैंक से, कोई एफआई से लोन ले रही है ना, उस लोन के अगेंस्ट कंपनी क्या कर सकती है? सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट कर सकती है ऑन एनी ऑफ इट्स एसेट्स दैट में आइदर बी मूवेबल और इमूवेबल. तो कंपनी अगर सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट करती है ऑन एनी ऑफ इट्स एसेट्स अगेंस्ट एनी अमाउंट ऑफ लोन, अगेंस्ट एनी अमाउंट ऑफ लोन बोरोड और टू बी बोरोड बाय कंपनी, तो जो क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? चार्जेस. क्या बोलते हैं? चार्जेस. देन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आप पढ़ोगे कि कंपनी को के अफेयर्स को कैसे मैनेज किया जाता है, कौन मैनेज करता है. ठीक है, फिर उसके बाद आप पढ़ोगे डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, और उसके बाद अकाउंट्स मेंटेन किया तो उसका ऑडिटिंग. और ये बिल्कुल एक अलग चैप्टर है जो फॉरेन कंपनी से रिलेटेड है. ये पहले आपको इंटर के सिलेबस में नहीं था, अभी न्यू सिलेबस में ही इनकॉर्पोरेट किया गया है. कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. तो यहाँ पे बेसिकली चैप्टर नंबर 11 डील करता है किसमें? फॉरेन कंपनी में डील करता है. किसको याद है डेफिनेशन फॉरेन कंपनी का? फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया and having a place of business in India either through agent or through any branch office और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर वो बिजनेस कर रही है. वेरी गुड, याद है. टेस्ला फॉरेन कंपनी है क्या? नहीं. क्यों? नॉट हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन. वेरी गुड, याद है तुम लोगों को.
तो बस यहीं पे आपका कंपनी लॉ खत्म हो जाता है। अब ये जो देखो 100 नंबर का पेपर है ना, 100 नंबर में से ये जो 60 नंबर है ना, ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है ना। अगर ये वाला एरिया आप बहुत अच्छे से टारगेट करते हो ना, तो आप बहुत ज़बरदस्त स्कोर कर सकते हो मार्क्स। और अगर ये वाला एरिया अगर आपका वीक रहता है ना, आप कभी भी पास नहीं होगे। क्या? आप पास ही नहीं होगे पेपर के अंदर। ठीक है। अभी इंटर में मैं आपको 100 नंबर का लॉ पढ़ा रहा हूँ, फाउंडेशन में 60 नंबर का पढ़ाया था। तो 60 नंबर का जब मैं लॉ पढ़ाता हूँ ना, तो वहाँ पे टीचर का मेरे को लगता है कि कैपेबिलिटी पता नहीं चलता है। टीचर का कैपेबिलिटी तब पता चलेगा जब वो 100 मार्क्स का पेपर पढ़ाएगा। मैं तुमको लिख करके देता हूँ, फर्स्ट क्लास है मेरा, 85 मार्क्स 90 मार्क्स का पेपर तुम लोग को देखा हुआ रहेगा। देखा हुआ मतलब समझते हो? सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स चेंज होगा। कोशिश करूंगा कि 100 मार्क्स तक पेपर तुम्हारे को क्लास से आए, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड जो भी इंस्ट्रक्शंस मैं आपको दे रहा हूँ मेरे पेपर से रिलेटेड वो अगर आप फॉलो कर रहे हो। इज इट क्लियर? तो 80 85 नंबर तक भी अपन टारगेट करेंगे, 90 नंबर तक भी टारगेट करेंगे। आया नहीं किसी का 90? ठीक है। इस बार अभी रिजल्ट आया था अभी 10 दिन पहले, तो मैंने मार्कशीट देखा था। ऑल इंडिया रैंक 1 जो स्टूडेंट है और ऑल इंडिया रैंक 2 जो स्टूडेंट है, तो ऑल इंडिया रैंक 1 जो है ना, दैट स्टूडेंट हैज़ गॉट 62 मार्क्स इन लॉ। फिर से बता देख लेता हूँ एक बार मैं। क्या? जो रैंक 1 है ना, ही गॉट 61 ओनली। और जो रैंक 2 है ही गॉट 80 इन लॉ। मैंने अभी बताया ना थोड़ी देर पहले कि सबसे टफ पेपर कौन सा स्कोर करने के लिए, लॉ इन ऑडिट। तो अब ऑडिट में जो ये स्टूडेंट है जो रैंक 2 है, उसका 94 मार्क्स है। ही गॉट 94 मार्क्स। ठीक है, मैंने तो इतने मार्क्स नहीं देखे, दो बच्चे लाते हैं इतना नंबर। ठीक है। ऑडिट भी मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है। देखो ऑडिट मैं पढ़ाऊँ, मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ऑडिट मैं पढ़ाऊंगा, बट हम एक और फैकल्टी से हमारी बात चल रही है ना। ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड फैकल्टी कमिंग फ्रॉम मुंबई। ठीक है। इफ़ अगर वो फैकल्टी आते हैं यहाँ पे, तो ही विल बी टेकिंग योर ऑडिट। और अगर वो फैकल्टी नहीं आते, आई विल बी टेकिंग योर ऑडिट। इज इट क्लियर? तो जो दूसरा स्टूडेंट है उसके 93 मार्क्स है ऑडिट में। अब ये 93 94 मार्क्स, मतलब इतना डिफिकल्ट है लाना, इतना डिफिकल्ट है। अगर और 80 नंबर भी लाना इतना डिफिकल्ट है लॉ में। मैं बोलता हूँ बीइंग अ टीचर, अगर मैं आज पेपर लिखने के लिए जाऊँ तो शायद नहीं होगा कि मेरे भी 80 नंबर आए। तो अगर किसी स्टूडेंट ने 80 नंबर लॉ में स्कोर किया है या 94 मार्क्स ऑडिट में स्कोर किया, मालूम है किस वजह से स्कोर किया रहेगा? उसका जो प्रैक्टिस जो है ना लिखने का, या जो नंबर ऑफ टाइम्स उसने प्रैक्टिस किया रहेगा ना, वो बहुत 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 ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दी अदर स्टूडेंट्स। बाकी 94 मार्क्स, मेरे को भी 13 साल हो गए पढ़ाते हुए, मैंने कभी किसी मार्कशीट में नहीं देखा कि ऑडिट में 94 मार्क्स हैं। और बहुत कम ऐसे मार्कशीट देखे जिसमें लॉ में 80 नंबर आए। लेकिन आ सकते हैं। अगर एक स्टूडेंट के आए हैं तो आप में से भी किसी के आ सकते हैं, प्रोवाइडेड उस लेवल का अगर आप प्रैक्टिस करते हो। इज इट क्लियर? तो इस वाले एरिया को ना बहुत अच्छे से टारगेट करना है। ठीक है, किसको? ये लो कंपनी लॉ वाले पोर्शन को। ठीक है। अब अगर कंपनी लॉ वाला पोर्शन तुमने टारगेट किया ना अच्छे से, एक्चुअली देखो है क्या, टोटल जो किताब बनेगी ना 3 मॉड्यूल, वो बनेगी 800 पेज की आसपास, 700 800 पेज बनेगा। 800 पेज में से ना 600 पेज कवर करता है कंपनी लॉ ऑन एन एवरेज। 600 या 550 कवर करेगा, और 200 250 पेज कवर करता है ये 4 एक्ट। ठीक है। तो 40 नंबर के लिए 250 पेज, और 60 नंबर के लिए कितना, 550 पेज। तो स्कोर करना आसान कहाँ पे ज़्यादा? ये 40 वाला पोर्शन, क्योंकि ये इसका जो मतलब समझ रहे हो जो लेंथ है ना, वो कम है एज कम्पेयर टू दैट कंपनी लॉ वाला पोर्शन। तो स्टूडेंट्स का टेंडेंसी होता है कि कंपनी लॉ बहुत अच्छे से करते हो और ये अदर लॉज ठीक ठाक कर लेते हैं। मैं बोलता हूँ अदर लॉज भी बहुत अच्छे से कराऊंगा, अच्छे से कराऊंगा, अच्छे से करना है।
कंपनी लॉ तो अच्छे से कर ही रहे हैं हम लोग, ठीक है। अच्छे से करना मतलब समझते हो क्या होता है, कि कोई नींद में भी तुमको उठा करके पूछे ना कि बता ये क्या प्रोविजन है, तो तुमको आना चाहिए, वो लेवल का प्रिपरेशन होना चाहिए, तो मार्क्स आएगा इंटर में। अदर लॉज भी बहुत अच्छे से मैं कराऊंगा, लेकिन अदर लॉज मैंने पढ़ा दिया, यहाँ पे अप्रोच रहना चाहिए रटने वाला। किसमें? अदर लॉज में क्या अप्रोच है? रटना है हमको। कंपनी लॉ में क्या अप्रोच है? समझना भी है और रटना भी है। रटना है इसलिए मॉड्यूल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अभी होता है क्या, तुम समझो, फाउंडेशन में क्या होता था, तुम लोग पढ़ते थे ना, तुमको खुद से भी मालूम है, जब तुम लोग आंसर्स लिखते थे ना, तो आंसर्स क्या लिखते थे? जो टीचर ने बताया। वो कब होता था? जब तुम रटते नहीं थे। मैं अभी क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे इंटर में, समझना भी है और रटना भी है। अगर रटने पे गए, अगर समझ में आ गया तो रटना आसान हो जाएगा, रटने पे गए तो वी विल बी एबल टू स्कोर मार्क्स, क्योंकि हम हु बहू वही आंसर हम लिख सकते हैं जो मॉड्यूल में है। तो कैसे मार्क्स नहीं आएगा? बात समझ में आ नहीं क्या? लेकिन इतना आसान नहीं है, आपको मेहनत का जो लेवल है वो 4x 5x 6x करना पड़ेगा, जो अभी तक आप लोग करते हुए आ रहे हो, है ना। 80 मार्क्स मैंने बोला ना, एक का दुक्का स्टूडेंट क्या है, तो वो एक का दुक्का स्टूडेंट बनने के लिए आपको मेहनत उस हिसाब से करना रहेगा। इज इट क्लियर? ओके। अच्छा सर, आपने बोल दिया कि पेपर का मैंने वेटेज तुमको बता दिया, है ना। 60 मार्क्स कंपनी लॉ, ये एक्सपेक्टेड वेटेज है मेरे हिसाब से, इंस्टीट्यूट ने ऐसा कोई ऑफिशियली ये डिक्लेयर नहीं किया है। 60 नंबर कंपनी लॉ, 10 नंबर एलएलपी, और 10 10 नंबर के वो 3 चैप्टर्स, है ना। 30% जो पेपर है वो एमसीक्यू बेस्ड है, 70% जो पेपर है मेरा वो डिस्क्रिप्टिव बेस्ड है। अब वो जो 70% जो डिस्क्रिप्टिव बेस्ड है ना, 70 मार्क्स का, उसमें भी 70 में से भी कम से कम 50 से 55 नंबर का जो पेपर रहेगा वो केस स्टडी बेस्ड रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। अभी तक पेपर हुआ नहीं है ना, न्यू सिलेबस में अभी तक पेपर हुआ नहीं, मई में होगा तो मालूम चलेगा, ज़्यादा बेटर आइडिया है। हम लोग फरवरी में अभी, सॉरी जनवरी में इनफैक्ट, ठीक है। तो 70 में से 50 to 55 मार्क का पेपर कैसे रहने वाला है? केस स्टडी बेस्ड। और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन अब सॉल्व करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा मालूम है? प्रोविजंस पे कमांड, और प्रोविजंस के साथ साथ रूल्स पे कमांड। रूल्स बोल रहा हूं मैं, अभी सिर्फ प्रोविजन पढ़ने से काम नहीं चलेगा। हो सकता है मेजोरिटी क्वेश्चंस आपको रूल्स से पूछा जाए, क्योंकि प्रोविजन तो हर बच्चा पढ़ लेता है, बच्चा अटकता कहाँ पे है, वहां से क्वेश्चन बन सकता है, रूल्स में अटकता है। इज इट क्लियर? तो मैंने बोला ना, समझना प्लस रटना, तो मार्क्स आएगा। इज इट क्लियर सबको? ओके। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1। अच्छा, आप लोगों के पास मॉड्यूल अवेलेबल नहीं होगा ना, है ना। तो व्हाट वी विल डू, जब आप लोग नेक्स्ट क्लास में आते हो मैं इसका प्रिंट आउट्स आपको अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है। जब तक तुम्हारा रिजल्ट आता है, जब तक मॉड्यूल आता है, वहाँ उस टाइम तक जो जो भी चैप्टर्स हम लोग क्लास में कर लेते हैं उसका मैं आपको प्रिंट आउट दे दूंगा, जिस दिन किताब आ जाए उस दिन किताब से पढ़ना स्टार्ट कर दो। इज इट क्लियर सब लोगों को? ओके। तो सबसे पहले है आपको प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी में वही सारी चीज़ें जो हम लोगों ने फाउंडेशंस में ऑलरेडी कवर किया हुआ है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वो सब बताने का ज़रूरत है कि व्हाट इज़ लॉ, हाउ लॉ इज़ पास्ड, व्हाट इज़ कवर्ड इन सेक्शन 1 सेक्शन 2, ये सब की ज़रूरत है? नहीं है, सीधे सिलेबस पे आ जाऊँ? ओके। क्योंकि ये सब चीज़ें आप लोग ऑलरेडी फाउंडेशन में पढ़ के आते हो, है ना। तो हम लोग प्रिलिमिनरी डिस्कस कर रहे हैं किसका? कंपनीज एक्ट का, या कंपनी लॉ का, ठीक है। कंपनी लॉ का मतलब, कंपनी लॉ का मतलब यहाँ पे अपन पढ़ेंगे कंपनी लॉ एज पर कंपनीज एक्ट 2013 प्लस
वेरियस रूल्स एज फ्रेम्ड बाय। रूल्स कौन बनाता है बेटा? अगर सेंट्रल लेवल लॉज है तो रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा, अगर स्टेट लेवल लॉज है तो रूल्स स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। सिंपल है। प्लस कुछ रेगुलेशंस, कुछ एक जगह हम रेगुलेशंस भी पढ़ेंगे, रेगुलेशंस एज फ्रेम्ड बाय सेबी, आरबीआई एक्सेट्रा और अदर डेलीगेटेड बॉडीज। ठीक है, ज़्यादा फोकस है इस पे और इस पे, रेगुलेशंस ज़्यादा पार्ट आपका कवर नहीं है। अच्छा, एक और चीज़, कंपनीज एक्ट 2013 और रूल्स अंडर कंपनीज एक्ट 2013 ये एप्लीकेबल है ऑन ऑल दी कंपनीज। ये एप्लीकेबल है किसके ऊपर? सारे कंपनीज के ऊपर। ये और ये एप्लीकेबल है किसके ऊपर? लिस्टेड कंपनी। ठीक है, तो सर आप ऐसा बोलो ना कि सेबी के रेगुलेशंस अगर हैं तो लिस्टेड कंपनीज के ऊपर ही एप्लीकेबल होंगे। अगर कोई कंपनी ऐसा कोई काम करती है जो आरबीआई के दायरे में आता है तो उसके ऊपर आरबीआई के रेगुलेशंस एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है क्या? सेबी के रेगुलेशंस किसके ऊपर एप्लीकेबल, और फिर कोई भी दूसरा कंपनी जो किसी पर्टिकुलर रेगुलेटरी अथॉरिटी के स्कोप में आ रहा है, उसके दायरे में आ रहा है, तो उनका रेगुलेशंस उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। इज इट क्लियर सबको? फोकस किस पे? प्रोविजंस पे और रूल्स पे। ठीक है, ओके। तो हम सबको पता है कि कंपनीज एक्ट 2013 है ना, हैज रिप्लेस्ड किसको? कंपनीज एक्ट 1956। रिप्लेसमेंट का जो मेन कॉज था वो क्या था? मेन जो कारण था कंपनीज एक्ट 1956 या 1956 को रिप्लेस करने का, व्हाट वाज द मेन रीजन? मेन रीजन वाज दैट विद द पैसेज ऑफ टाइम many of the provisions of companies act 1956 has lost their relevancy, किसके अकॉर्डिंग? जो बिजनेस एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हुए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसको ध्यान में रखते हुए काफ़ी सारे प्रोविजंस का रेलिवेंसी ख़त्म हो गया था, काफ़ी सारे प्रोविजंस को अमेंड करने की ज़रूरत पड़ी थी, काफ़ी सारे प्रोविजंस को रिपील करने की ज़रूरत पड़ी थी। तो कंपनीज एक्ट 2013 का जो बेस है वो क्या है? कंपनीज एक्ट 1956 ही है। मेरी बात समझ रहे हो? बताया था कंपनीज एक्ट 1956 में क्या हुआ, कुछ नए प्रोविजंस ऐड करने थे, न्यू प्रोविजंस एडेड, है ना, कुछ एग्जिस्टेड प्रोविजंस थे वो अमेंडेड, जहाँ पे अमेंडमेंट की ज़रूरत थी, एंड कुछ एग्जिस्टिंग प्रोविजंस को रिपील करने की ज़रूरत थी, हटाने की ज़रूरत थी, तो भाई हटा दिया। ठीक है, नए प्रोविजंस को ऐड किया, एग्जिस्टिंग प्रोविजंस जहाँ पे अमेंडमेंट का ज़रूरत था अमेंडमेंट किया, और कुछ एग्जिस्टिंग प्रोविजंस जिनका कोई यूज़ नहीं था उनको रिपील कर दिया। और इस तरीके से हमें मिला कंपनीज एक्ट 1956 की जगह पे कंपनीज एक्ट 2013, है ना। कंपनीज एक्ट 1956 वाज प्योरली बेस्ड ऑन इंग्लिश लॉ एंड कंपनीज एक्ट 2013 इज बेस्ड ऑन कंपनीज एक्ट 1956। इसका मतलब ये है कि भाई कंपनीज एक्ट 2013 में भी कुछ ना कुछ रेफरेंसेस लिए गए, किसके? इंग्लिश लॉ के, है ना। इसलिए स्टार्टिंग के चैप्टर्स में जो आप केस स्टडीज़ वगैरह पढ़ते हो, जो केस स्टडीज़ के नाम पढ़ते हो, वो सभी इंग्लिश कोर्ट के केसेस हैं। याद है सलोमन वर्सेस सलोमन एंड कंपनी लिमिटेड,
ली वर्सेज ली एयर फार्मिंग लिमिटेड। याद है स्टार्टिंग में जितने भी केसेस आपने पढ़े थे कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड, वो सारे इंग्लिश कोड के केसेस, बिकॉज कंपनीज एक्ट 1956 वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इंग्लिश कंपनी लॉ। कंपनीज एक्ट 1956 से पहले भी कंपनीज एक्ट हुआ करता था, दैट वाज कंपनीज एक्ट 1913, है ना, 1913 से पहले भी था, किसी को याद है? कंपनीज एक्ट 1883, सबसे पहले जो आया था वो था जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट। जॉइंट स्टॉक कंपनी से रिलेटेड एक्ट था, वो आया था 1866 में। एंड 1866 में इंडिया वाज बीइंग रूल्ड बाय द ब्रिटिशर्स, तो वेरी मच इट इज़ वेरी मच नॉर्मल कि जो हमारे देश में कंपनीज एक्ट लाने वाले सबसे पहले कौन थे? ब्रिटिशर्स। ठीक है, तुमको याद होगा ना, ब्रिटिशर्स छोटे क्लास में पढ़े रहेंगे, ब्रिटिशर्स एंटर्ड इनटू इंडिया थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या था? प्राइवेट कंपनी था, पब्लिक कंपनी था? ईस्ट इंडिया कंपनी क्या था? प्राइवेट था, पब्लिक था? ना तो प्राइवेट था ना पब्लिक था, ईस्ट इंडिया कंपनी वो सर चार्टर्ड कंपनी। अभी चार्टर्ड कंपनी क्या है? चार्टर्ड कंपनी का कंसेप्ट अभी एग्जिस्ट नहीं करता। चार्टर्ड कंपनी का मतलब था कंपनी विच इज फॉर्म्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ एनी किंग और क्वीन। अभी इस एक्ट में एग्जिस्ट नहीं करता है, समझ रहे हो? ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अ चार्टर्ड कंपनी। अच्छा, तुम लोग कौन सा कोर्स कर रहे? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ये वर्ड कैसे डिराइव हुआ मालूम? वाई CA इज बीइंग कॉल्ड एज चार्टर्ड अकाउंटेंट? वाई ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट and not any other words? CA प्रोफेशन को रेगुलेट कर रहा है ICAI। ICAI किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आ रहा है किसके अंडर? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। वेरी गुड, है ना। तो ICAI का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? अकाउंटिंग प्रोफेशन को रेगुलेट करना, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रोफेशन को रेगुलेट करना। कहाँ पे? इंडिया में, हाँ, है ना। तो कभी सोचा कि वाई दिस वर्ड चार्टर्ड इज यूज्ड? वाई CA इज कॉल्ड एज चार्टर्ड अकाउंटेंट? देखो होता क्या था, अकाउंटिंग प्रोफेशन भाई सालों पुराना है। ऐसा नहीं है कि भाई ICAI आया तभी इंडिया में अकाउंटिंग प्रोफेशन आया। ICAI रेगुलेट कर रहा है अकाउंटिंग प्रोफेशन, बट इट वाज नॉट द ICAI हु हैज इनिशिएटेड दिस प्रोफेशन। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ICAI वाज इनिशिएटेड इन 1949। एक बार इसका माइक का वो वॉल्यूम चेक करना, बराबर आ रहा है क्या? हाँ, ICAI वाज इनिशिएटेड इन 1949। तो क्या 1949 से पहले अकाउंटिंग नहीं था, अकाउंटिंग प्रोफेशन नहीं था इंडिया में? एक सेकेंड, मुझे लग रहा है कम है। हेलो, सही है। 1949 से पहले ब्रिटिशर्स के टाइम पे ब्रिटिशर्स यूज टू मेंटेन अ चार्टर। सुनना, ये नाम क्यों पड़ा? ब्रिटिशर्स यूज टू मेंटेन अ चार्टर। चार्टर क्या बेसिकली क्या है यहाँ पे? डॉक्यूमेंट है। एंड उस जमाने में जो भी लोग इस प्रोफेशन को कैरी आउट करते थे ना, जो काम करते थे, जिनका काम था टू वर्क एज एन अकाउंटेंट, ठीक है। अब तुम समझना, ये जो अकाउंटेंट है, ब्रिटिशर्स इंडिया को रूल कर रहे हैं, और ये जो अकाउंटेंट है ये दो टाइप के लोग हैं। एक तो इंग्लिश है और एक इंडियन है ना। इंडियंस ऑल्सो यूज टू कैरी आउट दिस प्रोफेशन, ब्रिटिशर्स या इंग्लिशमैन ऑल्सो यूज टू कैरी आउट दिस प्रोफेशन। लेकिन इस चार्टर में ना सिर्फ इंग्लिशमैन का नाम इंक्लूड किया जाता था, एंड नॉट ऑफ इंडियंस। तो जब बोलते हैं ना कि जब हमें आज़ादी मिली, है ना, कितना चुभा होगा ये चीज़। इसलिए हमने खुद को क्या कहलाया? यस, दिस इज द मेन रीजन। भाई पहले तुम समझो, इस चार्टर पे जिसका नाम मेंशन है इंग्लिशमैन का, वो अकाउंटिंग प्रोफेशन कैरी आउट कर सकते थे।
अभी क्या है, इस चार्टर की जगह पे आ गया ICAI का मेंबरशिप। अभी कौन है चार्टर अकाउंटेंट? हु हैज गॉट द मेंबरशिप ऑफ ICAI। ये वर्ड यहाँ से इवॉल्व हुआ है। इज इट क्लियर? हाँ, मैं क्या बता रहा था, क्या बोल रहा था मैं? कंपनीज एक्ट, हाँ। तो भाई कंपनीज एक्ट ब्रिटिशर्स इंडिया में लेकर के आए सबसे पहले 1866। प्रॉपर एक्ट आया 1883 में, रिप्लेस किया कंपनीज एक्ट 1913 ने, उसको रिप्लेस किया कंपनीज एक्ट 1956 ने, एंड 1956 को रिप्लेस किया कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 का बेस कहाँ से? बेस कहाँ से? कंपनीज एक्ट 19, कंपनीज एक्ट 1956। तो ऐसा भी बोलोगे सर आप कि कंपनीज एक्ट 2013 को पढ़ने के लिए ना, या जब ये एक्ट नया आया रहेगा इसको इंटरप्रेट करने के लिए, one should have the understanding of Companies Act 1956 also. Is it clear? फिर इस एक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे पहले एज इट इज अ सेंट्रल लेवल एक्ट, ठीक है, तो कहाँ पास किया रहेगा? पास्ड इन दी पार्लियामेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एक मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के नीचे आता है रीजनल डायरेक्टर्स। ये कॉन्स्टिट्यूटेड है रीजन वाइज, है ना, और रीजनल डायरेक्टर्स के नीचे आ रहे हैं ROC। ठीक है, ये कैसे? स्टेट वाइज, दैट इज एवरी स्टेट हैव वन ROC एक्सेप्ट, वेरी गुड, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। क्या हुआ? अच्छा, यहाँ पे दो क्यों हैं? क्यों होंगे दो, तू बता ना सोच के। नहीं रे, राजस्थान बड़ा स्टेट है ना अपना। हाँ, वेरी गुड, वर्कलोड ज़्यादा होगा ना यहाँ पे। तुम अभी देखो ना, मैक्सिमम कंपनीज के कॉर्पोरेट ऑफिसेस आइदर इन महाराष्ट्र और तमिलनाडु। वर्कलोड ज़्यादा मैनेज करने के लिए दो ROC है, देयर इज नो अदर रीजन। अच्छा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, इस एक्ट में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। और NCLT का एपेलेट अथॉरिटी है। एपेलेट अथॉरिटी मतलब समझते हो? इफ एनी पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन गिवन बाय द NCLT, he or she may prefer an appeal before NCLAT. If any person is not satisfied with the decision given by the NCLAT, तो सीधा जाएगा कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट। तो सर एक चीज़ क्लियर है यहाँ पे कि कंपनी लॉ से रिलेटेड कोई भी मैटर अब रेफर नहीं किया जाएगा हाई कोर्ट्स को। इस चेन में हाई कोर्ट है ही नहीं। क्यों? बिकॉज हाई कोर्ट्स, ऐसा माना गया, दे आर ऑलरेडी ओवरबर्डन विथ n नंबर ऑफ केसेस, पेंडिंग केसेस। एक बार इसको कॉपी करो, एक बार इसको भी कॉपी करो। जल्दी जल्दी करना, प्रिलिमिनरी वाला एस्पेक्ट आज ही खत्म हो जाना चाहिए ताकि अपन बढ़िया सिलेबस से स्टार्ट करें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है?
डन। चलो आगे। यस, चल देखिए। हम्म। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द एक्ट। स्ट्रक्चर ऑफ द एक्ट, एक्ट कैसा दिखता है तो लिख लेने का यहाँ पे। दिस एक्ट इज डिवाइडेड इनटू, अच्छा अभी और चैप्टर्स ऐड हुए हैं शायद 34 हो गया, एक सेकेंड वो याद आ गया। Some more chapters have been added. हम्म। 29 ये 29 chapters. How many sections? 470 sections. 7 schedules. क्या बोलोगे? schedules बोलो। कोई बेवकूफ़ी होगा जो शेड्यूल बोलेगा। एंड 95 definitions. 95 definitions. अच्छा आप समझना, जब तुम लोग फाउंडेशंस में थे ना, तो तुमको इक्का दुक्का डेफिनेशंस याद करने के लिए कहा गया था कंपनीज एक्ट में। तुमको कंपनी का डेफिनेशन बोला गया था याद करने के लिए, फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन बोला गया था, गवर्नमेंट कंपनी का बोला गया था, स्मॉल कंपनी का बोला गया था, होल्डिंग सब्सिडरी का बोला गया था। यहाँ पे आउट ऑफ दीज 95 डेफिनेशंस आई विल आस्क यू टू लर्न 20 to 25 डेफिनेशंस रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेफिनेशन मैं आपको ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सिलेबस बताऊंगा याद करने के लिए, वो आपको याद करना रहेगा। इज इट क्लियर? ओके।
नेक्स्ट, फिर एक और चीज लिख लेना, दिस एक्ट इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी एंड इलेक्ट्रिसिटी कंपनी. This act is also applicable on banking company, insurance company and electricity company. However, a verb types of companies are also regulated by special acts. And in case of any contradiction between the provisions of those special acts and Companies Act, and in case of any contradiction between the provisions of those special act and Companies Act, क्या applicable होगा? Yes, provisions of special act shall prevail over Companies Act 2013. Done. ओके लिख के ओके. फिर ये एक्ट एप्लीकेबल है किसके ऊपर? कंपनी के ऊपर. और कंपनी का मतलब क्या? तो कंपनी का मतलब वो जो डिफाइन किया गया एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2. अबे इसको सब सेक्शन नहीं बोलने का, ठीक है? सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. ठीक है, क्या डेफिनेशन था? डेफिनेशन था अपने आप में एग्जॉस्टिव. याद आ रहा है कुछ? है ना, डेफिनेशन दो प्रकार का हो सकता है, बताया गया आपको, एग्जॉस्टिव और इंक्लूसिव, है ना? अगर डेफिनेशन स्टार्ट हो किससे? मीन्स से, तो डेफिनेशन इज एग्जॉस्टिव. कंपनी मीन्स अ कंपनी incorporated and registered under this act or any other. अदर तो नहीं लिखा हुआ है, एनी प्रीवियस एक्ट. ठीक है, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस एक्ट. तो आप लोगों ने इस डेफिनेशन का एनालिसिस किया रहेगा. इस डेफिनेशन के स्कोप से दो चीज़ें बाहर है. पहला,
भाई अनरजिस्टर्ड कंपनी करके कोई चीज़ नहीं होता, और दूसरा फॉरेन कंपनी। तो फॉरेन कंपनी इज़ नॉट अ कंपनी एज पर दिस डेफिनेशन। इसका मतलब कि कंपनीज एक्ट 2013 के सारे प्रोविजंस यूनिफॉर्म बेसिस पे, कंपनीज एक्ट 2013 के सारे प्रोविजंस यूनिफॉर्म बेसिस पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। किसके ऊपर? फॉरेन कंपनीज के ऊपर। प्लीज कॉपी करिए इसको। यस, डन। कॉपीड। कुछ फीचर्स वगैरह याद आ रहा है कंपनीज का? सबसे पहले, कंपनी इज अ वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। देन इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी किसका? मेंबर्स का, ना कि कंपनी का। कंपनी का लाइबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड होता है ना? देन व्हाट एल्स? इट मे हैव कॉमन सील। इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर अ कंपनी टू हैव कॉमन सील। नेक्स्ट, नेक्स्ट, capacity to sue and being sued in its own name, capacity to hold the property in its own name, and there can be separation of management and ownership. जो ओनर्स है हो सकता है दे मे नॉट बी इन्वॉल्व इन दी मैनेजमेंट, और जो मैनेजमेंट संभाल रहे हैं हो सकता है दे मे नॉट बी दी ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो जनरली मुझे बताओ ओनर्स कौन होते हैं कंपनी के? शेयर होल्डर्स, चाहे वो इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो। अच्छा एक चीज़ अब तुम समझना, जब इंटर लेवल पे आप स्टार्ट करते हो ना कंपनी लॉ पढ़ना, तो काफ़ी सारे ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं जो बाद के चैप्टर्स में आते हैं, लेकिन वो टर्मिनोलॉजीज आपको पता होना चाहिए उन इनिशियल चैप्टर्स को समझने के लिए। जैसे रिजोल्यूशंस का मतलब आपको पता होना चाहिए, नोटिस का मतलब पता होना चाहिए, मीटिंग्स का मतलब पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट जो क्लास है, नेक्स्ट क्लास और उसके बाद एक और क्लास लगेगा, उसमें मैं क्या करूँगा भाई, जितने भी जो टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमको काम में आने वाले इनिशियली और जिसका मतलब हमें नहीं पता है, उनका मतलब समझने के लिए हमें आगे के चैप्टर्स में जाना पड़ता है, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो पहले के 2 से 3 क्लास में हम पूरा बेस इस एक्ट का प्रिपेयर कर लेंगे, किसके हिसाब से? फॉर सी ए इंटर नवंबर 24, एंड देन वी विल स्टार्ट विद योर चैप्टर नंबर 2 ऑफ द सिलेबस। इज इट क्लियर? चलिए, तो आज की क्लास आपकी यहीं तक, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।